दोस्तों जय गुरु नव बुद्धा, मैं नीलेश ओंकार लॉ बुद्धा टीवी के खास बात इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि देश में चुनावी माहौल है। अभी चौथे चरण का जो चुनाव है 29 को होने वाला है। आज मैं पालघर लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष माननीय हितेंद्र ठाकुर सर हमारे साथ है। लोक नेता कह के इनकी छवि है और एक बहुत बड़ा मजबूत फैक्टर इनका रहा है अब तक के। तो इनके जो मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव के लिए, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, ये सब आपके सामने रखने के लिए मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा और इनसे कुछ राय लूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है या जिस तरह से मोदी जी की रैलियों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या उसके सामने आपके विकास का मुद्दा या आपके काम का मुद्दा लोगों को पसंद आएगा? 100% लोग काम देखते हैं। देखिए, गए इलेक्शन में खाली विकास पे बात चल रही थी, तो इन्होंने ये आके बोलना चाहिए कि 5 साल में हमने क्या क्या विकास किया, क्या क्या लोकहित में निर्णय लिए गए और इम्प्लीमेंट किए गए। वही स्कीम नाम बदल के आ रही है। मतलब राजीव गांधी जीवनदायी योजना थी, वो आयुष्मान भारत बनी। वैसे ही हर अलग अलग नेताओं के नामों पे स्कीम करते सभी सरकार। तो पहले कांग्रेस वालों ने अपना नाम दिया था, इन्होंने अभी अपना देना चालू किया। उससे तो कोई विकास नहीं होता। आप नया कुछ तो लोगों को देना चाहिए था। बहुत बड़े आश्वासन दिए थे उस वक्त, राष्ट्रभक्त या ऐसा कुछ नहीं, तो खाली एक विकास का मॉडल था। तो उस विकास के मॉडल में अभी क्या रह गया है, किस वजह से वो लोग विकास की ना चर्चा नहीं करते? विकास की चर्चा करो। अभी राष्ट्र प्रेम, करकरे साहब क्या थे, उनको शराब किसको, अरे ये प्रचार के मुद्दे हो ही नहीं सकते। मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, उससे लोगों को लेन देन नहीं। कि हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में 15 लाख रुपए आए क्या? हमारे 2 करोड़ रोजगार मिल रहे थे साल में, मतलब 10 करोड़। तो ऑन दी काउंट्री 4 करोड़ लोगों बेकार हो गए। तो इस मुद्दे पे बहस करो ना, इस मुद्दे पे बहस करो कि हमने देश के लिए क्या। ये एयर स्ट्राइक अच्छा है, हमारे मिलिट्री ने क्या, एयरफोर्स ने क्या, अच्छा है। लेकिन यही लोग आदमी डिक्लेयर करने लगे, 200 मर गए, 300 मर गए, 400 मर गए। आज श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसमें 290 लोग मरे, तो पूरे दुनिया की हेडलाइन वो है। अगर उधर इतने मरते तो दुनिया में हेडलाइन होता ना। वो कहीं पे नहीं आया। एयरफोर्स ने अपना काम परफेक्ट किया, सक्षम है। लेकिन वो रहा चुनाव के पहले क्यों? इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। चुनाव से पहले हमने क्या क्या प्रॉमिसेस किए, क्या क्या करेंगे, उसी मुद्दों पे विषय होना चाहिए था। मतलब आपका कहना है कि ये जो मुद्दे हैं ये पहले भी होते आए हैं और जो संस्थाएं हैं वो अपना अपना काम करती है, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। 100% कोई भी संस्था अगर अपना काम कर रही है तो उनको छूट मिलनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट चाहे किसी का भी हो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे ना इंदिरा गांधी ने, उस वक्त मिलिट्री को फ्री हैंड दिया था, उसी वजह से तो हुआ ना। ये तो नहीं है कि ये पहली बार कुछ हो रहा है। वो तो दुनिया का बड़ा उदाहरण है कि एक देश के 2 टुकड़े करना ये कोई खाने की बात नहीं है, लेकिन वो की थी। वो ठीक है ना अपने जगह पे। वो अभी भुनाते बैठने का क्या, भुनाने से कुछ मतलब नहीं। ठीक है सर, मैं पालघर लोकसभा क्षेत्र में आता हूँ। किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर? आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर मौका मिलता है तो किस तरह का प्लान है आपका विकास का? देखिए, विकास का नहीं, हम विकास के कामों के ऊपर ही जा रहे हैं। हमारे वो 3 एमएलए ने क्या काम किया है? जब से एमएलए तब से जो विकास हमने किया लोगों के लिए, वो पानी का हो, वो बिजली का हो, वो सड़क का हो, वो रोजगारों का है, ये लेके हम जा रहे हैं। हमारे खासदार जिन्होंने धानु तक, जो विरार तक लोकल 3 वो धानु तक बनाई, उधर के लोगों के जवार, मोखाड़ा, पिछड़ा एरिया जो है आदिवासी एरिया, उधर के लोगों की डिमांड थी कि नासिक तक, धानु से नासिक तक रेल होनी चाहिए। तो उसके सर्वे के लिए 58 करोड़ रुपया सैंक्शन करके वो सर्वे करके लिया। लास्ट 5 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
हमारा कोकण कृषि विद्यापीठ का एक सब सेंटर है पालघर में, जो अलग अलग चीजों की रिसर्च करती है, मतलब पौधों पे जो अभी सीड्स वगैरह देते हैं लोगों को, उस पे तो उनको पैसे की जरूरी थी। तो उस वक्त अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय पवार साहब थे, तो अपने खासदार ने 10 करोड़ रुपए उनको मिला के दी थी। ये जो गैस बॉम्बे हाई गैस नाम है, लेकिन है वो हमारे वसई के सामने, उसका गैस हजीरा तक जाता है। मेरा किसी के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपनी नेशनल प्रॉपर्टी है वो और पूरे देश को काम में आनी चाहिए, लेकिन जिनके इधर गैस निकलता है उधर पहले डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो टेंडर निकाल के अलॉटमेंट गुजरात गैस कंपनी को, अपने एमपी थे उस वक्त, हो गया उसका पूरा फॉलोअप और करस्पॉन्डेंस ईमेल हमारे पास है, और उन्होंने क्लियर कट बोला ये आपके खासदार की वजह से, मतलब बलिराम जी यादव की वजह से ये हम लोगों ने, इनके फॉलोअप की वजह से ये काम हो गया। 5 साल पहले टेंडर निकला, 6 साल पहले मेरे को, तो मैं तो ऐसा ही सोच रहा था चलो अपना एमपी गिर गया, अभी बीजेपी का एमपी बना है, मिनिस्टर बीजेपी के है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट सभी इनके है, तो अभी जोरों शोरों से काम होगा। 5 साल में एक काम भी आगे गया नहीं। इतना ही क्या, हमारे कॉरपोरेशन में पानी के लिए, ड्रेनेज लाइन के लिए और परिवहन सेवा के लिए भी सेंटर से, हमें तो पहली बात पता चला कि सेंटर में ऐसा फंड है जो डायरेक्ट कॉरपोरेशन को आ सकता है, या हमारे खासदार की वजह से। हमारा बजट कॉरपोरेशन का खाली टैक्स पे डिपेंड नहीं रहता, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स 3% इनकम होता है, बाकी तो हम कहीं से, कोई कॉरपोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनसे सब अलग अलग ग्रांट लाते हैं। इसलिए हमारा बजट था 3100 करोड़, 3100 करोड़। आज हमारा बजट है 1800 करोड़, मतलब 1300 करोड़ रुपया हमारे बजट की कम हो गए। उसकी वजह है कि सेंट्रल स्टेट से अभी पैसा आना बंद हो गया, उन्होंने कोई भी स्कीम के लिए पैसा देना ही, और उसमें ये बीजेपी के एमपी ने कुछ किया नहीं। उनका भी काम था, सभी लोगों ने उनको चुन के दिया है, तो लोगों के हित के लिए ऐसी जो अलग अलग ग्रांट है वो लाना नहीं लाया इन लोगों ने। हम यही सब मुद्दे लेके जा रहे कि आगे हमें क्या क्या करना है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एजुकेशन की कौन सी फैसिलिटी ये करनी है। वो अगर गैस आता है तो अपने घर टू घर गैस मिलेगा ही पाइप द्वारा। आज जो 342 रुपया गैस की कीमत थी वो 947 पर सिलेंडर हो गई है। अगर हमको पाइप से गैस आता है तो कितना पैसा लगेगा, कितना बचत होएगा हमारा, ये सोचना पड़ेगा। हमारी व्हीकल्स, वो रिक्शा हो, बस हो, कारें हो, ये सीएनजी पे चलने लगेगी तो पेट्रोल डीजल का खर्चा कितना कम हो जाएगा और उसके वजह से बचत कितनी होगी। तो हमारी प्रायोरिटी वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट, गैस के वजह से 4 इंडस्ट्री बढ़ सकती है हमारे पास, तो रोजगार ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी वो वापस मैंने मीटिंग ली, उधर कोई सीओ है पाटिल करके, उनको बुलाया कि आप लोग चीटिंग कर रहे हो, इतना टेंडर देके भी, तो हमको एक्शन लेनी पड़ेगी। बाद में सब बैठे, उन्होंने प्लान बना के लाया और उन्होंने मुझे कहा 1 साल में ये गैस सप्लाई होगा। उसका काम चालू है, उसका काम जोरों से हो गया, लेकिन बीजेपी के खासदारों ने उसके लिए कुछ नहीं किया था। पास किया था अपने बलिराम जी यादव ने, बाद में मैं सब के साथ बैठ के वो अभी पाइपलाइन 4 महीने पहले का काम चालू किया। 5 साल कुछ किया ही नहीं ना इन्होंने, उससे भी हमको रोजगार मिल सकता है। ये सब काम में चल रही है। एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है मेरे लिहाज से, मैं हर किसी से ये पूछता हूँ, जब भी हम एमपी एमएलए चुनते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो देश के हित के लिए, देश के काम के लिए और देश चलाने के लिए भेजते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन 4-5 सालों में देश का जो वातावरण है वो पूरी तरह से धर्मांध हो गया है, कट्टरवाद निर्माण होता जा रहा है। तो क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, आप यह आश्वासन दे सकते हैं जनता को कि अपनी पार्टी से जो भी चुनकर जाएगा वो संविधान के तहत रहकर ही बोलेगा, संविधान के तहत रहकर ही काम करेगा? 100% एक ध्यान में लो, कट्टरतावादी जो लोग होते हैं या जो देश होते हैं, उनका प्रोग्रेस कितना हुआ। पाकिस्तान और हम एक ही दिन, वो 14 अगस्त को, हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली हमको, उनको रात में मिली, 14 अगस्त को मिली। वो एक धर्म पे बेस, मुस्लिम बेस देश बन गया।
तो कट्टरपंथी उधर बैठे, बाद में शिया सुन्नी हो गया, बाद में ये बोरी हो गया, वो ये हो गया। तो अलग अलग मतलब एक धर्म में के अलग अलग जाति एक दूसरे के सामने खड़े रहे। पाकिस्तान का प्रोग्रेस देखो लास्ट 70 साल में, और हिंदुस्तान जिसने सर्वधर्म समभाव ये भूमिका ली, सभी लोगों को साथ में लेके चलने की भूमिका ली। आज हमारा प्रोग्रेस कहाँ पे? देश के पहले 5-7 देशों में हिंदुस्तान का नंबर आता है, तो लास्ट के 5-7 देशों में पाकिस्तान का आता है। पिन टू पियानो आज हिंदुस्तान में क्या बनता नहीं, सभी चीजें बनती है, क्योंकि सभी लोगों को साथ में लेके गया, शांति बरकरार रखी। शांति होगी तो ही विकास होता है। हिंदुस्तान ने शांति पसंद की और सभी धर्म के लोगों को लेके अपने अपने धर्म के हिसाब से सब लोग काम करते। तो कट्टरपंथी लाके अब क्या करने वाले, क्या मिलाने वाले हो? अपने हिंदुस्तानी आज वो सऊदी अरेबिया हो, मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, दुनिया के सभी कोनों पे हिंदुस्तान है। आज अगर आप इधर आप एक जात एक धर्म के नाम से काम करेंगे तो उधर के लोग अपने सेफ रहेंगे क्या? अपनी इकोनॉमी जो अपने लोग बाहर है, जो भी अपनी फॉरेन रिजर्व से ये बाहर के लोग जो पैसा भेज रहे हैं उसके वजह से ज्यादा बढ़े हुए दिखते हैं। वो देश के लिए उधर पसीना बहाते हैं और देश का, नहीं तो हमको कौन कर्जा देने वाला था? तो सभी देशों में से अपने यहाँ पे पैसा होता है, तो उसी तरीके से चलना मांगता है। ये कट्टरपंथी थोड़े दिनों के लिए होते हैं, लेकिन देश को आग लगा के जाएंगे। किसी भी धर्म के कट्टरपंथियों को ये नहीं, अपनी घटना जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है, संविधान, वो संविधान कायम रहना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि हमको संविधान चेंज करना है, हमको ये करना है, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ खामियां रह गई होगी तो अपने को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, मजबूतीकरण करना पड़ेगा, लेकिन बदलेगा। देखो हर वक्त के हिसाब से जरूरी बदलती रहती है। तो संविधान ने दिया ना, खुद अधिकार संविधान ने दिया और जरूरत के हिसाब से कुछ नए कानून बनाने पड़ते, ओके, लेकिन संविधान बनाएंगे बदलेंगे ये गलत है। इसके मूल भाव को ही बदलना ये गलत है। एक आखिरी सवाल, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक के पूरा नहीं हुआ है। मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को नहीं बोल रहा हूं, जितनी भी सरकारें हमने देखी है आज तक, संविधान को पूरी तरह से अमल करने में हमें उदासीनता दिखी। तो क्या आपका जो स्टैंड है, आपकी पार्टी का स्टैंड है, पूरी तरह से संवैधानिक मुद्दों पर या संविधान पर अमल करने के साथ है? 100% हमारी प्रायोरिटी संविधान कायम रखना, उसके विचारधारा के तहत चलना, और उसके साथ साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के या राज्य के या देश के लोग हैं, वो खेड़ूत हो, वो मछुआरे हो, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वर्कर तैयार हो गए, नए कामगार है जो नौकरी धंधा करते, इन सबको मजबूत कैसा, वो सेफ कैसे रहेंगे? संविधान के साथ साथ इनका उत्कर्ष, मतलब खाली एक चीज उत्कर्ष ही देखने का नहीं है और ना ही खाली वो संविधान, दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगी और अपने देश को फायदा कैसा होगा। अपना केंद्र बिंदु होना चाहिए सबसे गरीब तबके का आदमी, उस लोगों का प्रोग्रेस होता है तो देश का ऑटोमेटिक प्रोग्रेस होता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से हूं और लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शक जो है वो बुद्धा को मानते हैं। जहां पर हम बैठे हैं वहां पर नाला सुपारा एक ऐतिहासिक भूमि है और इसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जो बेटे हैं महेंद्र संघमित्र यहां से श्रीलंका गए थे, ऐसा इतिहास है। उस लड़के और लड़की जी तो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की भी डिमांड उठती रहती है, तो क्या कोई प्लान है अगर आपको मौका मिलता है तो? एक तो इधर ही लॉर्ड बुद्धा बैठे हुए हैं, मतलब हमारे इसमें सभी धर्म के लोगों को, हमारे मेयर बौद्ध समाज के है, हालांकि जनरल सीट है। हम लोगों ने जनरल सीट पे आदिवासी ट्राइबल का सभापति बनाया था। जनरल सीट क्या, मैं आज की तारीख में बौद्ध समाज का है, वो खुद वो जो स्तूप है सुपारा में, उसके डेवलपमेंट के लिए उधर जाके, मतलब हमारे मेयर मानकर साहब, हमारे दूसरे लोग सभी उधर जाके आए। हमारे कॉरपोरेशन ने पहले साल होते ही
1 या 2 करोड़ रुपया बाजू में रखा, उसके लिए रिजर्व रखा था। हमारी डिमांड इतनी ही है कि वो स्तूपा का डेवलपमेंट अगर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पास होने की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो स्तूपा का डेवलपमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट करे, हम पैसा देने को तैयार है, या हमको अधिकार दो, आप डिजाइन दो, हम करके लेते हैं। वो अगर डेवलप होता है ना तो एक अच्छा काम, खाली धर्म के हिसाब से नहीं तो टूरिस्ट भी लोग उधर बहुत आएंगे। एक बाजू में हम लोगों ने जगह पे रिजर्वेशन डाला हुआ है, वो अगर देते हैं पास होता है, हमने जो करके भेजा है वो होता है, तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर टाइप के उधर बाहर से आने वाले सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, खाली एक धर्म या एक जाति, सभी वैश्विक है, सभी लोगों के लिए ये करने का है। बाद में पैगोडा बनाने का एक चल रहा है, बीच में जापानीज कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए थे, तो उनको मैंने एग्री किया कि 137 या ऐसा कुछ फीट का ऊंचा पैगोडा, तो उनका भी बहुत इच्छा था, क्योंकि जापानीज लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले ही है और वो पैसा भी उनके पास बहुत है, तो उनको भी वो जो है उस पर ही करना था। लेकिन बाद में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम ध्यान में आने के बाद मैंने उनको सब रियलिटी बोली और बोला कि हमारा जो कॉलेज है उसकी जगह है, उसके जगह में से फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप बनाते हो इधर कोई इंटरनेशनल लेवल का मोन्यूमेंट, तो हम आपको लगेगी उतनी जगह हमारे ट्रस्ट में से देंगे, उसका मेंटेनेंस, बनाना, मेंटेनेंस सब आप ही देखो, हम उधर कहीं इंटरफेरेंस करने नहीं आएंगे। तो ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए, उस दिशा में हमारे कदम चल रहे हैं। जो भी सहयोग देंगे उनको लेके हम निश्चित रूप से उस क्षेत्र में, वो खाली पैगोडा या बौद्ध स्तूप नहीं, दूसरे भी धर्म के कोई अच्छे चीजें आती है, तो सभी धर्म को साथ में लेके चलना हमारा पहला काम है। किस तरह का संदेश अंत में अपने मतदाताओं को देना चाहेंगे? मतदार समझदार है, कार्यकर्ता मजबूत है, कार्यकर्ताओं ने ज्यादा में ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, मतदारों को निकालना मांगता है। इन लोगों ने बच्चे जैसी बचकाना हरकत करके हमारा जो चुनावी चिन्ह था सिटी, वो हमको कानूनन हमारा हक और नियमानुसार मिलना चाहिए था। पॉलिटिक्स किया, प्रशासन पे प्रेशर डाला गया, अंडर प्रेशर उन्होंने हमारी चुनावी चिन्ह बदला, सिटी थी उसके जगह पे रिक्शा दी, रिक्शा वाले मेरे प्रचार के लग गए, गली गली में एक दिन में अभी दूसरा डिमांड करने लगे, अभी रिक्शा बंद कर डालो, इधर प्रचार होता है। अरे नसीब मैंने ट्रेन नहीं लिया, नहीं तो क्या ट्रेन बंद करने वाले थे। तो ये बचकानी हरकत, एक ही है, इनको मालूम है हारने वाले है, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। हमारे इधर कॉन्फिडेंस से भरे हुए हमारे कार्यकर्ता, हम हमारे काम दिखा रहे। कार्यकर्ताओं को इतना ही कहूंगा, शांति संयम रखो, ये हारने वाले हैं तो झूठे केसेस डालेंगे। हमारे एमएलए क्षितिज ठाकुर है, उन्होंने तो कह दिया, उन पे केस डाली, अल्लाह मेरे को अरेस्ट करो, आंदानी जेल में जाके अनशन करूंगा, उपोषण करूंगा, ये क्या मुगलाई लग गए क्या? कोई भी केस किसी पे भी 1 महीने पहले, मतलब इलेक्शन के फॉर्म भरने का चालू नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, उस वक्त अगर मीटिंग ली गई थी तो हमसे परमिशन क्यों नहीं? अरे एक होटल के हॉल में अगर 15 लोग जमा होकर कुछ डिस्कशन करते अलग अलग पार्टी के, तो सवाल किधर आता है? तो ऐसे नोटिसेस निकालने लगे कार्यकर्ताओं को विचलित करने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए, क्योंकि गए इलेक्शन में इन्होंने पैसे का खेल किया था। कुछ लोग लालच में आ गए, वो मेरे हो गए, मेरे थे, वो कांग्रेस के थे, राष्ट्रवादी, कुछ डर के घर पे बैठ गए, बराबर है, वो अभी काम पे लग गए, जो बिके गए वो निकल गए। अच्छा हुआ, अभी हमारे पास प्योर कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को लेके जोरों से काम कर रहे हैं। और हमारे इधर भी हमारे जो, और एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि लास्ट टाइम कोई बोलता है 50 करोड़ खर्चा किया बाई इलेक्शन में, कोई बोलता है 100 करोड़ खर्चा किया,
पूरे यूपी के चीफ मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह जी, अपने होम मिनिस्टर, बाकी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा से भी खासदार और एमएलए, क्योंकि हमारे इधर कैथलिक एरिया है, उत्तर भारतीय है, गुजराती है, राजस्थानी है, उनके लिए सब लीडर, सब पैसा, महाराष्ट्र पूरा गवर्नमेंट, कोई सेना के बाजू से, कोई बीजेपी के बाजू से, सभी नगर सेवक, थाना डिस्ट्रिक्ट में के, मुंबई के, मतलब एक पूरी फौज। उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ते जो भी कर सकते थे वो उन्होंने किया। हम गिरे कितने वोट से, ऑड इलेक्शन थी, पूरा सिस्टम, इनके रिटायर हुए, ट्रांसफर हुए अधिकारी भी इधर लाके बैठाए थे। मैंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन बोला कि ये अधिकारी, नाम लेके बुलाया मैंने, क्या करते थे इधर, इनकी ड्यूटी किधर है, होटल के चेक करो सीसीटीवी कि उसमें कैसे दिखेंगे। ये ऐसा एक पूरा प्रेशर का माहौल, कार्यकर्ताओं पे प्रेशर, पैसे का लालच, केस का ये सब करके वो चुन के आए। आज तो वो माहौल नहीं है। आज जिस ताकत से जो हमारी पहले थी उसमें आज कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ गई है, कांग्रेस बढ़ गई है, एनसीपी बढ़ गई है, रिपाइयों के गठ अलग अलग वो हमारे साथ है, जनता दल वो हमारे साथ है। लास्ट इलेक्शन में हमारे कोई मित्र ही नहीं थे, हम खाली बहुजन विकास आघाड़ी लड़ रही थी तो भी हम डटे रहे। आज तो सब मित्रों के साथ लड़ना है, वो मित्रों की वजह से ताकत है। और जो मित्र, आप ये मत समझो कि उनके वोट कम है, मैंने बोला वैसे कुछ लोग कंटाल गए कि जान दो, ये निकलने में फायदा नहीं, जोर जबरदस्ती की दी जाती है, लालच की जाती है। कुछ लोग फूटे ना लालच में, डर से फूटे, कुछ सभी पार्टी के, मेरे भी कितने लोगों के तो अकाउंट क्लियर हो गए, मतलब साल 2 साल बैंक का हफ्ता नहीं भरा था तो हफ्ते भी क्लियर हो गए। ये कौन सी जनधन योजना है, हमको भी तो सिखाओ, कौन सी जनधन योजना में से ये पैसा आया था, जरा हमें भी तो सिखाओ। तो वो वजह से हारने की, अब हम चुन के आ रहे। अभी आप जीतने की तैयारी में हैं और पूरी तरह से विश्वास है, आश्वस्त है कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं वो पालघर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे और यही आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में अंत में आप सभी जानते हैं, सभी मतदाता जो है वो सजग है, जागरूक है और संवैधानिक अधिकार जो हमें मिला है वोट करने का, उस अधिकार को सही मायने में इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अंत में आप पर जिम्मेदारी छोड़ते हैं और इतना ही कहते हैं कि सत्सद विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना जो अधिकार है उसको ईमानदारी से देश हित में इस्तेमाल करें और देश हित में उसका वापर करें, ताकि देश को लूटने वाली जो ताकतें हैं या देश को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं वो सत्ता में हावी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।